एक ऐसा फोन कॉल जिसने देश की सांसें रोक दीं। 14 फरवरी 2019 दोपहर के लगभग 3 बजे कश्मीर की ठंडी हवा में अचानक एक ऐसा धमाका गूंजा जिसने सिर्फ सड़क नहीं, पूरे देश का सीना चीर दिया। NH-44 पर चल रहे CRPF के काफिले में से एक बस के आसपास अचानक धुएं का काला गुबार उठा। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम गया और फिर चीखें, सायरन, भागते लोग, टूटे हुए लोहे के टुकड़े और जमीन पर बिखरे वो सपने जो सुबह तक जिंदा थे। उस दिन सिर्फ एक बस नहीं उड़ी थी, उस दिन 40 घरों के चूल्हे ठंडे हो गए थे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस धमाके से नहीं होती। इसकी शुरुआत उससे कई हफ्ते पहले होती है, जब खतरे की आहट थी मगर उसकी दिशा साफ नहीं थी। जम्मू कश्मीर में फरवरी का महीना, बर्फबारी के कारण कई दिनों तक हाईवे बंद रहा। सैकड़ों CRPF जवान अलग अलग जगहों पर रुके हुए थे। जब मौसम साफ हुआ तो एक साथ बड़ी संख्या में जवानों को श्रीनगर की ओर भेजने का फैसला हुआ। 14 फरवरी की सुबह जम्मू से 78 वाहनों का काफिला रवाना हुआ, लगभग 2500 जवान। बसों में बैठे जवानों के चेहरों पर थकान भी थी और घर से लौटने की कसक भी। किसी ने माँ की हाथ की रोटी खाई थी, किसी ने बेटी की हंसी जेब में रखी थी, किसी ने पत्नी से कहा था बस कुछ महीने और। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफर आखिरी साबित होगा। दोपहर करीब 3:15 काफिला पुलवामा जिले के लेथपुरा इलाके से गुजर रहा था। सड़क पर आम ट्रैफिक भी चल रहा था। तभी एक सफेद मारुति इको वैन तेज रफ्तार से काफिले की तरफ बढ़ी। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, और वो गाड़ी CRPF की बस से जा टकराई। अगले ही भीषण विस्फोट हुआ कि आसपास की जमीन कांप उठी। बस के परखच्चे उड़ गए। धुआं, आग और चीखों का ऐसा मंजर बना जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बाद में जांच में सामने आया कि उस वाहन में लगभग 300 किलो विस्फोटक भरा गया था। हमलावर की पहचान हुई आदिल अहमद डार, एक स्थानीय युवक। हमले की जिम्मेदारी ली पाकिस्तान स्थित संगठन। लेकिन सवाल यहीं से शुरू हुए, क्या इस हमले की आशंका पहले से थी? जनवरी और फरवरी 2019 में सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि फिदाई हमला हो सकता है। कुछ सूचनाओं में IED के इस्तेमाल की भी बात कही गई थी, पर इंटेलिजेंस इनपुट अक्सर सामान्य होते हैं, तारीख और जगह स्पष्ट नहीं होती। क्या ये चेतावनी भी वैसी ही थी या फिर खतरे की गंभीरता को कम आंका गया? इतना बड़ा काफिला एक साथ क्यों भेजा गया? क्या सड़क पर आम ट्रैफिक रोकना संभव था? इन सवालों के जवाब आसान नहीं थे। हमले के तुरंत बाद पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर थी, पुलवामा। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपट कर उनके गांव पहुंचे तो पूरा देश रोया। किसी माँ की चीखें कैमरों में कैद हुईं, किसी छोटे बच्चे की आंखों में खालीपन दिखा। 14 फरवरी, जिसे दुनिया प्यार का दिन मानती है, भारत के लिए शहादत का दिन बन गया। सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पाकिस्तान पर सीधे आरोप लगाए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया गया और फिर आया वो कदम जिसने इस कहानी को सीमाओं के पार पहुंचा दिया। 26 फरवरी 2019, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की। ये एक बड़ा और साहसिक कदम था। अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, हवाई मुठभेड़ हुई। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान का विमान गिर गया और वे पाकिस्तान के कब्जे में चले गए। पूरे देश की सांसें थम गई। टीवी स्क्रीन पर उनका वीडियो चल रहा था, लेकिन 48 घंटे बाद उनकी वापसी ने देश में राहत की लहर दौड़ा दी। पुलवामा की आग अब कूटनीति, सैन्य कार्रवाई और वैश्विक राजनीति के मंच तक पहुंच चुकी थी। जांच एजेंसियों ने हमले की तह तक जाने की कोशिश की। स्थानीय नेटवर्क का खुलासा हुआ, कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। ये साफ हुआ कि विस्फोटक एक ही बार में नहीं लाया गया था, धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों में इकट्ठा किया गया। इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी नेतृत्व की भूमिका बताई गई, जिनमें मसूद अजहर का नाम प्रमुखता से सामने आया। लेकिन फिर भी एक सवाल बार बार उठता रहा, क्या यह सिर्फ एक सुनियोजित आतंकी हमला था या सुरक्षा इंटेलिजेंस एजेंसियां रोज सैकड़ों इनपुट पर काम करती हैं। हर चेतावनी को पूर्ण खतरा मानकर हर मूवमेंट रोक देना व्यावहारिक नहीं होता। लेकिन जब 40 जवान एक साथ शहीद हो जाते हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या SOP में बदलाव की जरूरत थी? क्या हाईवे पर सिविल ट्रैफिक रोकना चाहिए था? क्या काफिले को छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता था?
इन सवालों पर संसद में भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बहस की, पर सच अक्सर सीधा नहीं होता, वो परतों में छुपा होता है। पुलवामा के बाद कई बदलाव किए गए। बड़े काफिलों की मूवमेंट को लेकर नए निर्देश बने, हाईवे सुरक्षा कड़ी की गई, स्थानीय इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत किया गया। लेकिन इन बदलावों की कीमत 40 जिंदगियों से चुकाई गई थी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पुलवामा सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं लगता, वो एक मोड़ था जिसने भारत की सुरक्षा नीति, कूटनीतिक रुख और सैन्य रणनीति को नई दिशा दी। वो एक आईना भी था जिसने दिखाया कि आतंकवाद की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। और वो एक जख्म भी था जो शायद कभी पूरी तरह नहीं भरेगा। 14 फरवरी हर साल आती है, लोग फूल देते हैं, प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन भारत के कई गांवों में उस दिन घरों के बाहर तिरंगे की याद ताज़ा हो जाती है। कुछ माएँ आज भी दरवाजे की ओर देखती हैं, कुछ बच्चे अब बड़े हो चुके हैं पर पिता की तस्वीर से ही बात करते हैं। पुलवामा की सड़क आज भी वही है, गाड़ियां गुजरती हैं, जिंदगी चलती है, पर उस दिन का धमाका इतिहास में दर्ज हो चुका है। और सवाल, इंटेलिजेंस फेलियर या कुछ और, शायद उसका जवाब पूरी तरह कभी ना मिले।